हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। इसरो टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ में आज हम 4 मार्च 2018 को कंडक्ट हुए पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम 1 से लेकर के 25 तक के जितने क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, इसलिए ये पार्ट फर्स्ट है। तो इसरो के बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन होते हैं, हमारे चैनल पर आते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये पार्ट बाई पार्ट आते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम की जो डेट है उससे मैच करके उनके पार्ट्स को देखना है कि ये पार्ट फर्स्ट इस एग्ज़ाम डेट का है, पार्ट सेकंड इस एग्ज़ाम डेट का है और पार्ट 3 इस एग्ज़ाम डेट का है। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना देंगे, तो वहाँ सीक्वेंस वाइज आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगी। और ये जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसके इसी तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम इन पेपर को थोड़ा थोड़ा करके जो है इसको सॉल्व किया करेंगे। सो फ्रेंड्स, पेपर सॉल्व करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी भी प्रकार के टेक्नीशियन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक्स है, तो आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीटली थ्योरी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन के आते हैं उन सभी को आपको पीडीएफ फाइल के तौर पे आपको प्रदान किया जाएगा। और इसके लिए आपको इस दिए हुए नंबर पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, बाकी की जानकारी आपको इसी पर मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स को देखने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, तो आपको प्लेलिस्ट की एक लिंक मिलेगी और उस लिंक के माध्यम से आप जो भी वीडियोस आते हैं हमारे क्रैश कोर्स के अंतर्गत, टॉपिक वाइज सारे वीडियो करवाए जा रहे हैं, तो आप उनको एक एक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी आपके फ्रेंड्स इस प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड के अंतर्गत टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इन सभी वीडियोस को देखें, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन बुकलेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पेपर कंडक्ट हुआ था वो LPSC सिस्टम जो इनका सेंटर है, सॉरी, उसके सेंटर के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था। और ये कहाँ का सेंटर है? ये तिरुवनंतपुरम में इनका सेंटर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी एग्ज़ाम जो डेट है वो 4 मार्च 2018 है। तो इसमें टोटल जो टाइम मिला था वो 2 घंटे का टाइम मिला था और इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स थे वो 300 मार्क्स थे, 300 मार्क्स थे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें कि जो इसरो के पेपर होते हैं वो अलग अलग सेंटर पर अलग अलग इनके क्वेश्चंस या इनके एचआर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो LPSC जो इनका सेंटर था, इस सेंटर के अंतर्गत जो पेपर हुआ था इसमें टोटल 75 क्वेश्चन पूछे गए गए थे। और इन 75 क्वेश्चंस में से आपको बता दें कि इसमें जो हर एक क्वेश्चन था उसका जो मार्क्स था वो 4 नंबर आपको मिलेगा। और अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती तो 1 नंबर इसमें नेगेटिव मार्किंग के अंतर्गत अगर गलत क्वेश्चन होता तो उसको डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो टाइम था वो 2 आवर्स का टाइम मिला था और टोटल जो क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो 75 क्वेश्चन थे। तो चलिए अब इस पेपर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका आगे बढ़ते हैं, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन है। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ 100 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू ए कंडक्टर इन 25 सेकेंड द करंट इन द कंडक्टर इज। यानी कि अगर 25 सेकेंड तक एक चालक में 100 कूलम को ये चार्ज को गुजारा जाता है तो उस चालक में बहने वाली धारा की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सा सवाल है यहाँ पे। और आपने एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूले के बारे में सुना होगा कि I बराबर QT। यहाँ पर I का मतलब क्या हुआ कि जो प्रवाहित होने वाली धारा है, Q का मतलब क्या हुआ कि जितना चार्ज, जितना आवेश उसमें प्रवाहित हो रहा है, और T का मतलब क्या हुआ कि जितने समय तक उसमें ये आवेश को प्रवाहित किया जा रहा है। अब आपको इसी फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो Q आपको पता है कि यहाँ पे 100 कूलाम है, तो यहाँ पे आप 100 कर देंगे और आपका जो टाइम है उसमें आपको दिया गया है 25 सेकेंड। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 25 से 100 में जब जाएगा तो ये 4 बार जाएगा और ये आपका एम्पियर में इसका आंसर आएगा। क्योंकि जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी SI सिस्टम के अंतर्गत दी गई हैं और आपकी जो विद्युत धारा होती है उसकी मात्रा भी SI सिस्टम में एम्पियर ही होती है। तो आपने यहाँ पे देखा इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आया, 4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर आता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि यदि एक जो बैटरी है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो धारिता है वो 4000 mAh है, तो अगर हम उस बैटरी से 4 एम्पियर की जो धारा है उसको लेते हैं तो वो बैटरी कितनी देर तक
काम करेगी, यानी कि उस बैटरी से कितने समय तक के लिए हम धारा प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताया, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करते तो उस टाइम पे आपको शायद क्लियर समझ नहीं आता। तो बैटरी की जो कैपेसिटी आपको दी थी वो 4000 mAh कैपेसिटी दी थी। इस 4000 mAh का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें बैटरी में 4000 की मिली एम्पियर की करंट है, जो कि एच का मतलब ये हुआ कि इसको 1 घंटे तक हम प्राप्त कर सकते हैं, यही इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। तो आपको पता है कि 1 एम्पियर बराबर अगर हम इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 एम्पियर आपका 1000 मिली एम्पियर हो जाता है, और आपको क्वेश्चन में दिया गया है 4000 मिली एम्पियर। तो 4000 मिली एम्पियर को जब हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 एम्पियर हो जाएगा ये, और जब इस 4 एम्पियर हावर में हम 4 एम्पियर को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 एम्पियर की करंट को लिया जा रहा है, वहाँ क्वेश्चन में आपको बताया था कि 4 एम्पियर की करंट को प्राप्त किया जा रहा है, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 एम्पियर से 4 एम्पियर कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर बचेगा 1, और 1 एच का मतलब क्या हुआ, आवर। और 1 आवर में आपको पता है कि कितना टाइम होता है, मिनट में अगर इसको काउंट करेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट जो होते हैं। तो इसके अनुसार आपका क्या हो गया कि 60 मिनट आपका ये आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी जो बैटरी है वो उसकी कैपेसिटी 4000 mAh है, तो उसमें से अगर आप 4 एम्पियर की करंट लेते हैं तो 1 घंटे तक उस बैटरी जो है वो काम करेगी, यानी कि 1 घंटे तक आपको करंट देगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा, क्या आंसर बन जाएगा, वो 60 मिनट जो आपका आंसर था, जो कि अभी अभी कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज 300 वोल्ट, इट्स RMS वैल्यू इज। आपको पीक टू पीक वैल्यू बताई गई है साइन वेव की, और उसमें से आपको RMS वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है BP, यानी कि पीक वैल्यू जो है वोल्टेज की, वो किसके बराबर होती है, BRMS मल्टीप्लाई √2 के। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कल भी एक क्वेश्चन करवाया था इससे रिलेटेड, इसरो का जब प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे थे तो उसमें भी इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये आपकी पीक वैल्यू पर वोल्टेज की वैल्यू है, और VRMS आपकी RMS वैल्यू पर वोल्टेज है। जब आप इसको, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको RMS फाइंड करना है, तो ये रूट जब आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि √2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि क्या हुआ कि VRMS इज इक्वल टू VP अपॉन √2। अब कुछ नहीं है, आपको वैल्यू पुट करना है। पीक टू पीक वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 300, तो 300 वोल्ट कर देंगे यहाँ पे, और √2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता है कि जो √2 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.414। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 212.16। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, इतना आपका आंसर आएगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी 212 इस टाइप का आंसर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने ये क्वेश्चन गलत दे दिया। अगर आप इसमें 200 करते, जहाँ पे इन्होंने 300 वोल्ट दिया है उसकी जगह पे अगर ये 200 वोल्ट देते, तब आपका जो आंसर आता वो कितना आता, वो आता आपका बी ऑप्शन में जो था। तो ये क्वेश्चन जो है उन्होंने गलत दिया है, यानी कि जो इसमें वैल्यू दी गई है उसके अनुसार ना तो ऑप्शन दिया गया है, या फिर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार ये वैल्यू नहीं दी गई है। तो आपको क्वेश्चन आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर 300 वोल्ट पे निकालते हैं तो उसका वैल्यू जो आता है 212.16, इतने के आसपास उसकी जो है RMS वैल्यू प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉरवर्ड पोटेंशियल ऑफ 7 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए नेटवर्क consisting a Schottky diode with 1 kilo ohm resistor in series, the current through the diode is। यानी कि आपके पास एक Schottky डायोड है जो कि क्या है, पोटेंशियली 7 वोल्ट के नेटवर्क में कनेक्ट किया गया है। तो इसमें आपको 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के सीरीज के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। तो आपको ये बताना है कि इस डायोड में जो करंट फ्लो होगी वो कितनी मिली एम्पियर या एम्पियर की करंट फ्लो की जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक Schottky डायोड है। Schottky डायोड के सिंबल के बारे में आपको पता होगा कि इस तरीके का सिंबल होता है। Schottky का मतलब क्या हुआ कि S से शुरू होता है, इसलिए इसमें S नाम की इस तरीके से एक आकृति बना दी जाती है। तो ये आपका Schottky डायोड होता है। इसको क्या है, एक फॉरवर्ड वाइज कनेक्ट किया जाता है। Schottky डायोड में क्या होता है कि एक तरफ मेटल होती है और एक तरफ N टाइप का मटेरियल होता है। मेटल में अधिकतर हम सोने यानी कि गोल्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट स्विचिंग के लिए काम करना होता है। इसका उपयोग जो होता है वो फास्ट स्विचिंग के लिए होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि इसके सीरीज में जो है एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है।
इस तरीके से। तो आपको ये बताना था कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, सॉरी, इस शॉर्टकी डायोड के अंदर जो करंट फ्लो होगी वो क्या करंट फ्लो होगी, ये आपको क्वेश्चन में आंसर बताना था। तो आपको एक जानकारी पता होनी चाहिए कि शॉर्टकी डायोड के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसकी रेंज होती है 0.2 वोल्ट से लेकर के 0.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या हुआ? वोल्टेज ड्रॉप को बहुत ही आसान भाषा से समझें कि मान लीजिएगा यहाँ पर आपका कोई बैटरी कनेक्ट है और यहाँ पे कोई भी आपका एलिमेंट कनेक्ट है, तो उस एलिमेंट का कुछ ना कुछ खुद का भी रेजिस्टेंस होगा ना, उसके अंदर खुद रेजिस्टेंस होगा। अंदर खुद रेजिस्टेंस होने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जब लास्ट टर्मिनल पर यहाँ पे वोल्टेज पहुँचेगा तो इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो ये वोल्टेज ड्रॉप अगर शॉर्टकी डायोड की बात करें तो इसकी रेंज 0.2 से लेकर के 0.5 वोल्ट के बीच होती है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि 1 किलो ओम का एक जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे सीरीज में इसके कनेक्ट था। तो आपको अब इसमें निकालना था आई, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इस शॉर्टकी डायोड के अंदर उसकी वैल्यू निकालनी थी। ओम्स लॉ के अंतर्गत V बराबर आई आर होता है। जब इसमें से आई निकालेंगे तो वो हो जाएगा B अपॉन आर। तो आई बराबर हो जाएगा, आपको B कितनी वैल्यू दी गई थी 7 वोल्ट, तो 7 वोल्ट यहाँ पे वैल्यू दी गई, उसमें से माइनस करेंगे 0.2 को। 0.2 क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस था जिसकी वजह से इसके जब टर्मिनल पर वोल्टेज पहुंचा तो इस वोल्टेज को ड्रॉप कर दिया इसने। और वो वैल्यू कितनी वोल्टेज ड्रॉप की 0.2, क्योंकि इसकी जो लिमिट होती है वो 0.2 से लेकर के 0.5 के बीच होती है। तो हमने इसमें से 0.2 को रिमूव किया और फिर आपको बताया कि नीचे आर की वैल्यू रखनी है। तो आर बराबर कितना होता है, आपको यहाँ दिया गया था कि 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस था तो 1 और किलो ओम था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर 3 कर दी, क्योंकि किलो ओम को ओम में कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद क्या होगा कि आपका इस 7 में से 0.2 को जब माइनस करेंगे तो फिर आपका आएगा 6.8, और जब 6.8 आएगा और जब आप इसको 10 की पावर 3 जो कि नीचे में थी इसको जब आप ऊपर की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, आपका ये 10 की पावर माइनस बन जाएगी। और आपको पता है कि 10 की पावर जब माइनस होती है तो वो मिली में हो जाती है कन्वर्ट, क्योंकि ये वैल्यू आपकी टोटल क्या है, एम्पियर में है। तो इस वजह से आपकी जो आंसर आया वो 6.8 मिली एम्पियर के बीच आपका आंसर आता है। तो जो आपका आंसर आया वो कितना आया, 6.8 मिली एम्पियर। अब आपने सोचा होगा कि वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की जो रेंज थी वो 0.25 से लेकर के 0.2 से लेकर के 0.5 के बीच थी, तो हमने सिर्फ 0.2 क्यों लिया, क्योंकि इसके अनुसार जो ऑप्शन था वो यही आंसर आ रहा था। अगर आप 5 लेते तो फिर वो 6.5 हो जाता, तो 6.5 तो यहाँ आंसर में कहीं था ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है, ये बाइनरी नंबर है और इस बाइनरी नंबर को आपको कहा गया है कि डेसिमल में आपको चेंज करना है। एक बात आपको बता दें कि कोई भी आपका एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन नंबर कन्वर्जन से ज़रूर आता है, या एक कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है, और अधिकतम 2 से 3 क्वेश्चन भी कभी कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो इन नंबर कन्वर्जन को अच्छे से सीख लेना। इनकी क्लास हम प्रॉपरली लेते हैं, टेक्नीशियन एग्ज़ाम की क्रैश कोर्स में आप देख सकते हैं। उस क्रैश कोर्स में हम सारे टॉपिक आपके करवा रहे हैं जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वो आपको बिल्कुल प्लेलिस्ट में मिलेंगे, और प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप एक एक करके उनको देख सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन था वो ये था, आपको वहाँ पे एक नंबर दिया था जो कि बाइनरी था और इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन हमने आपको सिखाया है। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका जो ये इस तरफ की वैल्यू की ओर जाना है। आपको सबसे पहले आपको इस तरफ की वैल्यू को देखना है जो कि सबसे लेफ्ट में है। सबसे लेफ्ट में कितना है, 1 है। 1 है। 1 के बाद आपने देखा कि कितने डिजिट बचे हुए हैं, नंबर ऑफ डिजिट कितने बचे हुए हैं, 4 डिजिट बचे हुए हैं। तो उसका क्या कर देना है, आपको 2 की पावर कर देना है, यानी कि 4 डिजिट बचे हुए हैं ना इसके बाद, तो इसको 2 पे पावर कर देते हैं हम। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर को लेते हैं, तो नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 2 है, सॉरी 1 है। तो फिर से आपने 1 को लिया और उसके बाद देखा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट बचे, 3 बचे, तो 3 को क्या कर दिया, 2 की पावर फिर से कर दिया। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट पर गए, तो नेक्स्ट पे कौन सा था, 1 था, तो इस वाले 1 को लिया यहाँ पे, और उसके बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट बचे, 2 बचे, तो 2 की पावर 2 कर दी इस तरीके से। फिर आगे बढ़े तो इस तरीके से 2 की पावर 1 कर दी, और लास्ट में जब यहाँ पे आए तो इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं बचता, तो इसलिए हम 2 की पावर को 0 कर दिया यहाँ। अब आप करेंगे यहाँ पे इसको कैलकुलेट, इस तरीके से यहाँ पे लाए, इस तरीके से यहाँ पे लाए, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, इसमें 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 28 इसका करेक्ट आंसर आएगा।
सो यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा था वो 28 इज द इसका करेक्ट आंसर बन रहा था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ कंट्रोल लाइंस रिक्वायर्ड फॉर 60 to 1 मल्टीप्लेक्सर इज। मल्टीप्लेक्सर में आपको बताना है अगर 60 to 1 मल्टीप्लेक्सर है तो उसमें कंट्रोल लाइन जो है उनकी संख्या कितनी होती है। कंट्रोल लाइन की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। अगर हम 61 मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो इसमें जो कंट्रोल लाइन की बात करें तो उसमें जो इनकी संख्या होती है वो 3 होती है। कैसे होती है चलिए एक डायग्राम की मदद से देखते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक 60 to 1 मल्टीप्लेक्सर है और इसमें आप अगर कंट्रोल सिग्नल की बात करें तो ये वाले जो सिग्नल होते हैं ABC, इन सिग्नल को ही कंट्रोल सिग्नल कहा जाता है। तो यहाँ पे ABC इस प्रकार से ये 3 सिग्नल हो जाते हैं और इन्हीं सिग्नल की बात की गई थी क्वेश्चन में। तो ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद करना होगा, अच्छे से सीखना होगा। एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पे वो पूछ लेगा आपको कि इनपुट में इसमें कितनी लाइनें होती हैं। तो 60 into 1 वाले मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहा है तो इसमें इनपुट में जो लाइनें होंगी वो टोटल 8 लाइनें होंगी। आप कहेंगे यहाँ तो 7 है तो इस जीरो वाले को भी तो काउंट करेंगे। और आपसे पूछेगा कि 61 मल्टीप्लेक्सर होता है उसका आउटपुट कितना होता है तो आउटपुट 1 होता है। इस तरीके से इसको आपको इस क्वेश्चन को याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि ए 6-bit counter is used to count for 0 1 2 dash 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 and the value of n is। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो 6 बिट का काउंटर है वो अगर 1 से लेकर के कुछ n तक की संख्याओं को काउंट करता है तो n की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 6 बिट काउंटर है वो कितने नंबर्स तक को काउंट कर सकता है। 6 बिट काउंटर जो है वो आपके 64 जो है नंबर्स तक को काउंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको n की वैल्यू, तो n की वैल्यू आपकी 63 होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक जीरो भी तो यहाँ पे आगे लगा हुआ है। तो अगर आप जीरो से लेकर के 0 1 2 3 इस तरीके से आप 63 तक एक एक करके काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो वो टोटल आपका 64 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आंसर हुआ वो वहाँ पे उसने n की वैल्यू पूछी है। n मतलब क्या हुआ, ये n पूछा है तो इस n का मतलब हुआ कि 63 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि 1000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले एक साइन तरंग की आपको टाइम पीरियड को बताना है। तो आपको पता है कि एक जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 टाइम पीरियड, या हम इसको ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड बराबर होता है 1 फ्रीक्वेंसी। बस कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/1000 यहाँ पे आप रख देंगे और इस 1000 में से क्या करेंगे जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे 1000 को, या यूँ कह सकते हैं कि 1/10⁻³ हो जाएगा। और जब इसको 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻³ हो जाएगा। और ये जब 10 की पावर आपका -3 हो जाएगा तो इसमें जो या फिर इसको कह सकते हैं कि इसको क्या कह देंगे 10⁻³ बन जाएगा, इसको कह सकते हैं हम मिली। तो मिली और आपका टाइम पीरियड है तो ये क्या है सेकंड, यानी कि इसको हम 1000 मिली सेकंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिसएडवांटेज ऑफ SMPS ओवर कन्वेंशनल लीनियर पावर सप्लाई इज। तो SMPS के डिसएडवांटेज के बारे में पूछा गया है। अगर लीनियर सप्लाई में इसका यूज़ करते हैं तो उसका क्या मुख्य डिसएडवांटेज होता है। SMPS के बारे में आपको पता होना चाहिए। SMPS है क्या? SMPS एक स्विच मोड पावर सप्लाई होता है और इसका यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे सप्लाई को ऑन ऑफ करना होता है और उस दौरान जो वोल्टेज का उसमें फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है, तो उसकी जगह पे हम SMPS का यूज़ करते हैं। SMPS का अगर इन ऑप्शन के अनुसार देखें तो पहला ऑप्शन कहा गया लो एफिशिएंसी, तो बिल्कुल नहीं। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो समथिंग 50 से लेकर के 70% तक इसकी एफिशिएंसी होती है, तो ये लो एफिशिएंसी की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट ऑप्शन कहा गया कि क्या इसमें बल्कि कंपोनेंट्स हैं, तो नहीं, बल्कि कंपोनेंट्स भी इसमें यूज नहीं होते हैं। और इसमें कहा गया है कि क्या लो कॉस्ट होती है, तो भाई लो कॉस्ट तो एक बेनिफिट हुआ ना। अगर कोई चीज़ जितनी सस्ती हुई और वो अच्छे से काम कर रही है तो उसमें डिसएडवांटेज कहाँ हुआ, तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। अब बचता है एक ही ऑप्शन, एक ऑप्शन बचता है और वो क्या है कि ये जनरेट करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफियरेंस का फील्ड है उसको जनरेट करता है। इस वजह से इसमें जो है वो लॉस होता है थोड़ा सा, तो इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज कैटेगरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि द ऑसिलेटर दैट गिव्स गुड फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी इज। इनमें से कौन सा ऑसिलेटर है जो कि एक अच्छी फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी को प्रदान करता है। तो आपको पता है कि जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्रिस्टल ऑसिलेटर इन दिए हुए बाकी ऑसिलेटर के अंतर्गत एक गुड फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है कि द यूनिट ऑफ कैपेसिटर रिएक्टेंस इज।
तो रिएक्टेंस की आपको यूनिट पूछी गई है, रिएक्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है, यानी इसका जो आंसर होगा वो ओम होगी। तो रिएक्टेंस हो या आपका इम्पीडेंस हो, ये दोनों ही एक प्रकार के प्रतिरोध ही होते हैं, बस ये एसी सर्किट के लिए इनका नाम चेंज कर लिया जाता है। अगर हम डीसी सर्किट की बात करें तो वहाँ पे प्रतिरोध के लिए हम रेजिस्टेंस बोल देते हैं, और एसी सर्किट में बात करें तो वहाँ पे हम इम्पीडेंस या रिएक्टेंस बोल देते हैं। तो इन दोनों का यूनिट सेम ही होगा, तो यहाँ पे ओम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जो बाई स्टेबल मल्टीप्लाई जो बाइब्रेटर है वो किस प्रकार की यहाँ पे प्रॉपर्टी दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन को तो आप क्वेश्चन से ही सॉल्व कर सकते हैं। आपको बताना चाहिए बाई स्टेबल का मतलब क्या हुआ। वाई का मतलब होता है दो, यानी कि और स्टेबल का मतलब क्या हुआ, अवस्था। तो ये दो अवस्थाओं में काम कर सकता है, तो इसका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन, हैज़ टू स्टेबल स्टेट। इसकी दो स्थिर अवस्थाएं होती हैं। अब डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्थिर जो अवस्था है उस पर इसका काम करवा रहे हैं, तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक टनल डायोड है, उसका पीक पॉइंट और जो उसका वैल्यू पॉइंट है उसके बीच के रीजन को क्या कहते हैं। तो टनल डायोड जो होता है उसके पीक पॉइंट और वैल्यू पॉइंट के बीच के रीजन को हम नेगेटिव रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि जो टनल डायोड होता है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी पर ही वर्क कर रहा होता है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे चल रहे हैं क्वेश्चन है, एक कार्बन प्रतिरोध है जिसमें आपको कुछ कलर कोडिंग दी गई है। पहला कलर लाल है, दूसरा कलर वायलेट है, वायलेट का मतलब वैगनी, तीसरा कलर ऑरेंज यानी कि नारंगी, चौथा कलर यहाँ पे सोने का है, और उसका आपको प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बताना है। तो कल भी ये ऐसा क्वेश्चन था, आज भी ऐसा क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आपके प्रैक्टिकली टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इन चीज़ों का आपको वहाँ पे उपयोग करना है, वहाँ पे मशीनरी में वहाँ पे आपको इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करना है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए कि किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, किसी भी एलिमेंट को पहचानना है, किसी भी एलिमेंट को किस तरीके से कनेक्ट करना है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको पहला बताया था कि लाल था, दूसरा वॉयलेट था, तीसरा ऑरेंज था, और चौथा यहाँ पे सोने का रंग था। तो चौथी वाली जो लाइन होती है वो तो उसके टॉलरेंस को डिनोट करती है। अगर सोना है तो वहाँ पे ±5% करेंगे, अगर चांदी है तो फिर उसके लिए 10% करेंगे प्लस माइनस, और अगर चौथी लाइन है ही नहीं तो फिर ±20% का टॉलरेंस हमें लिखना होता है। अब क्या करेंगे, इसका कोड होता है, हर कलर का अपना अपना कोड होता है, एक टेबल होती है और इसकी एक ट्रिक भी होती है। हम जब इसकी क्लास लेंगे तो उस टाइम पे आपको बता देंगे कैसे आप ट्रिक से याद करें और कैसे ट्रिक से कोड को याद करें। तो अभी सिर्फ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें कि इसका जो लाल कलर होता है उसका जो कोड होता है वो 2 होता है, वॉयलेट कलर यानी बैगनी का 7 होता है, और ऑरेंज कलर का यहाँ पे 3 होता है। तो सबसे पहले 2 अंकों को तो आपको ज्यों का त्यों उनका कलर कोड लिख देना होता है। तीसरे अंक में जो भी यहाँ पे कलर दिया हुआ है बस उसकी आपको पावर कर देनी होती है। तो 10 की पावर, ऑरेंज का कलर कितना होता है, 3 होता है, तो 10 की पावर 3 कर दी। फिर क्या करना है, आपको इन 2 और 7 को एक साथ लिख देना है, यानी कि ये आगे के दो कलर होते हैं उनको ज्यों का त्यों लिखना है। तीसरे का आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, और ये ±5% का यानी जो भी टॉलरेंस होता है वो जस्ट पीछे लिख देना। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, 10 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किलो में चेंज हो जाएगा, और किलो में चेंज हो जाएगा तो ये 27 किलो ओम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर में 1 करोड़ वाली अगर वोल्टेज जो भी गेन है उसको अगर डीबी में कन्वर्ट करना है, पावर गेन को अगर 1 करोड़ में है तो उसको डीबी में हम किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं है, अगर किसी भी इस वैल्यू को, पावर गेन की वैल्यू को डीबी में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, 10 लॉग यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 करोड़ हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार से यहाँ पे 7 जीरो हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, डी बराबर यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई लॉग, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू वही होती है जितने इसमें जीरो होते हैं। तो कितने जीरो थे, 7 जीरो थे, तो 7 यहाँ पे फिर डी बराबर हो जाएगा आपका 70। तो यहाँ पे आपका जो 70 था वो आपका आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ध्यान देना, ये किसके लिए पूछा था, पावर के लिए पूछा था। अगर यही चीज़ आपको वोल्टेज के लिए पूछता तो फिर वोल्टेज के लिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नहीं बल्कि यहाँ पे 20 की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो फिर वो आपका डीबी जो भी पावर आती है, वोल्टेज जो भी आता है, गेन आता है, वो आपका डीबी में वोल्टेज गेन चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ पे पावर में पूछा, फिर अगर आपसे वोल्टेज में पूछ ले तो फिर यहाँ पे 10 की जगह पे 20 को मल्टीप्लाई करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एमीटर फॉलोअर के
इनपुट और आउटपुट के बीच जो आपका फेज का डिफरेंस है वो क्या है, फेज शिफ्ट कितना हो रहा है। तो अगर किसी भी एमीटर फॉलोअर की बात करें, उसके इनपुट और आउटपुट में फेज शिफ्ट जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे वी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि द सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कैन कंडक्ट इन बोथ डायरेक्शन, इनमें से कौन सी ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि दोनों डायरेक्शन में काम कर सकती है। तो सबसे पहले ट्राइक की बात करें तो ट्राइक ही ऐसी डिवाइस है जो कि दोनों डायरेक्शन में काम करती है, यानी अगर दोनों तरफ से इसको कनेक्ट कर देते हैं, किसी भी डायरेक्शन में कनेक्ट कर देते हैं तो ये काम कर सकती है। SCR की बात करें तो ये यूनी डायरेक्शनल होता है, कल भी इसका क्वेश्चन था, उस टाइम पर भी बताया था, और SCR के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी दी थी, तो यहाँ पर फिर से रिपीट नहीं करेंगे। जब इसका टॉपिक कराएंगे तो उस टाइम पे हम SCR के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। फिर BJT की बात करें तो BJT हमारा नॉर्मल ट्रांजिस्टर ही है, NPN या PNP की बात करें वही BJT ट्रांजिस्टर होता है। और इसके तो नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये जो है आपका बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर है, यानी कि बाई जंक्शन का मतलब ये हुआ कि इसमें दो जंक्शन होते हैं, लेकिन ये क्या करता है कि एक ही डायरेक्शन में काम करता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो है 10 ओम का जो सोर्स है और 40 ओम जो है वो यहाँ पे लोड लिया जा रहा है। तो उसके जो टर्न्स हैं, टर्न्स का मतलब उसमें जो आप जो भी कुंडली में टर्न करते हैं उसका रेशियो आपको पूछा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, NP/NS इज इक्वल टू होता है आपका जो लोड का रजिस्टेंस है RP/RS, यानी कि NP का मतलब क्या हुआ कि ये प्राइमरी कॉइल की बात की गई है, और NS का मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी कॉइल की बात की गई है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो भी ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो फर्स्ट कॉइल होती है वही प्राइमरी कॉइल होती है, वहीं से हम इनपुट देते हैं, और सेकेंडरी कॉइल पर हम लोड लेते हैं। लोड का मतलब अपनी जो भी डिवाइस हमें कनेक्ट करनी होती है वो वहाँ पे कनेक्ट कर दें। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप कि इसके लिए आप कर देंगे यहाँ पे 10/40 और इसका रूट कर देंगे तो ये 0 से 0 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1/4। जब इस रूट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और जब इसको आप रेशियो में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 1:2, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस जो है उनको हमने पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या है, आपको कल भी बताया था कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्ट है, और पैरेलली के लिए इस तरीके से ही फॉर्मूले की अप्लाई करते हैं, R1 + R2 + R3 + R4 डैश 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 जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे कितने टोटल रेजिस्टेंस है, 10 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10, इस तरीके से आप 10 बार लिख सकते हैं इसको। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि 1/R बराबर ये हो जाएगा 10/10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1 आएगा, तो R बराबर 1 हो जाएगा आपका, यानी यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा, 1 ओम इज द करेक्ट आंसर, जो कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक RLC सर्किट है, RLC सर्किट में R की वैल्यू दी है, C की वैल्यू दी है और L की वैल्यू दी गई है, और इसमें सोर्स वोल्टेज आपको 10 वोल्टेज दिया गया है। तो आपको इस सर्किट का क्या ज्ञात करना है, इस सर्किट में आपको जो करंट है वो आपको ज्ञात करनी है कि इसकी कितनी करंट इसमें फ्लो हो रही है। सबसे पहले करंट ज्ञात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि RLC सर्किट की जो प्रतिबाधा होती है, यानी कि जो इसका इम्पीडेंस होता है, वो इसका फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू इसमें रूट में R² + ω/L - 1/ω/C का स्क्वायर। और अगर ये सर्किट RLC है और रेजोनेंस में है, यानी सीरीज में कनेक्ट है, तो वहाँ पे WL यानी ω/L जो है वो 1/ω/C के बराबर होता है। जब आप ω/L में 1/ω जो भी वैल्यू है इनमें से किसी भी एक की वैल्यू को रखेंगे तो ये बराबर बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा, तो ये Z बराबर क्या आ जाएगा आपका R² + 0, और जब इसको R² में से रूट को हटाएंगे तो Z बराबर R आ जाएगा। और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि Z ही क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है, बस इसका नाम जो इम्पीडेंस है वो सिर्फ इसलिए रख दिया है क्योंकि ये AC सर्किट में यूज़ हो रहा है, सिर्फ इसका नाम चेंज किया गया है, इसका काम एक ही है। जैसा DC में रेजिस्टेंस का काम है वही इम्पीडेंस का AC में काम होता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि Z जो है, Z क्या है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, और आपको पता है B बराबर IR एक फॉर्मूला होता है जो कि ओम्स का लॉ होता है। जब इसमें से I को निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, और आपको पता है B आपको वहाँ पे दिया गया था, सोर्स वोल्टेज कितना दिया गया था, 10 आपको दिया गया था, तो 10 आपने यहाँ पे वैल्यू रख ली, और R आपको वैल्यू दी गई थी 1 किलो ओम।
वहाँ पे आप देखेंगे जब क्वेश्चन में आपको दिया गया था R बराबर 1 किलो ओम दिया गया था, तो यहाँ पे 1 किलो ओम को जब चेंज करेंगे ओम में तो ये क्या हो जाएगा 1, इसको मैं इसमें जो है 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या होगा ये आपका ये जब 10⁻³ करेंगे तो यहाँ से एक जीरो से यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगी 10⁻², और यहाँ पे जब 10⁻² को ऊपर ले जाएंगे तो ये बचेगा आपका 10⁻²। फिर हम क्या कर रहे हैं इसमें, फिर हम 10 को ऊपर और 10 को नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि ये जो 10 है ये फिर से यहाँ पे जाएगा तो ये बना देगा 10⁻³ मल्टीप्लाई 10, क्योंकि इसमें से हमें 10⁻³ को इसमें मिली में कन्वर्ट करना था, तो ये 10⁻³ क्या हो गई, मिली में कन्वर्ट हो गई, मिली में कन्वर्ट हो गई तो यहाँ पे आपका 10 मिली एम्पियर आपका आंसर आया, क्योंकि आंसर में कुछ इसी प्रकार का ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया वो 10 मिली एम्पियर इज द करेक्ट आंसर आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं R बराबर 1 किलो ओम वैल्यू दी गई थी, इसी को हमने वहाँ पे कन्वर्ट किया था। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसको किस लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपने सोचा होगा कि इसे DC के लिए ही उपयोग कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर AC और DC दोनों वोल्टेज के लिए उपयोग होता है, और ये क्या करता है AC बहुत कम वैल्यू की AC को भी एम्पलीफाई कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे AC और DC दोनों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक आदर्श यानी कि एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ये क्वेश्चन कल भी था, शायद कल के पेपर में भी था, तो इसका जो आंसर होगा वो इन्फिनिटी यानी कि अनंत इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है कि एक आपके पास RLC सर्किट है, यानी कि सीरीज़ में एक RLC सर्किट दिया गया है और उसके जो VC, VL और VR जो हैं उनकी वैल्यू दी गई है, तो आपको वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे एक आपके पास रेजिस्टेंस है, एक आपके पास कैपेसिटर है, ये कनेक्ट है, और एक आपके इस सर्किट में इंडक्टर को कनेक्ट है, और इसमें कुछ इस प्रकार का हम एक वोल्टेज सोर्स को अप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। तो आपको VC की वैल्यू दी गई। VC मतलब क्या हुआ कि इसके टर्मिनल पर क्या वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, इसके टर्मिनल पर 100 वोल्ट अप्लाई हो रहा है। और VR का मतलब यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर कितना वोल्टेज आ रहा है, तो VR आ रहा था आपका 35, क्योंकि ये लिखा हुआ है 35, तो ये 35 हो जाएगा। और यहाँ पे इंडक्टर में भी कितना है, तो इंडक्टर में भी 100 वोल्ट है। तो आपको इनकी वैल्यू तो दी गई है, फिर आपसे ये पूछा गया कि ये जो वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगाया हुआ है उसकी वैल्यू क्या है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमने सारी की सारी वैल्यू लिख ली जो वैल्यू क्वेश्चन में दी थी। VC बराबर आपका 100 वोल्ट, VL बराबर 100 वोल्ट और VR बराबर 35 वोल्ट। आपका एक फॉर्मूला होता है Z यानी कि वही इम्पीडेंस की बात की गई है। Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC। तो यहाँ पे XL माइनस XC, अगर ये RLC जो सर्किट है वो सीरीज़ में कनेक्ट है, सीरीज़ का मतलब क्या हुआ, तीनों कंपोनेंट जो है वो एक सीरीज़ में कनेक्ट है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे XL और XC की वैल्यू बराबर होती है। जब आप XL में से XC की वैल्यू भी XL रख देंगे तो वहाँ पे 0 बन जाएगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आप इस 0 को करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका Z बराबर R, और Z क्या था आपका इम्पीडेंस था। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इम्पीडेंस का मतलब वोल्टेज सोर्स की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे भी एक प्रकार का ये रेजिस्टेंस है, यानी कि Z बराबर क्या है, एक रेजिस्टेंस ही है यहाँ पे। तो क्या हुआ कि Z जो रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया, जब हम इसको ओम्स के लॉ से निकालते हैं तो BS/I हो जाता है। तो BS की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, सॉरी यहाँ पे I को हम फिर यहाँ पे इसका पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाता है आपका BS का था वो वोल्टेज सोर्स था जो कि यहाँ पे कनेक्ट था इस तरीके से, यहाँ पे जो भी सर्किट थे उनमें कनेक्ट था, इस वोल्टेज सोर्स की बात पूछ रहा है वो, तो ये BS हो जाएगा। IR क्या है आपका, IR ये है कि जो आपके इस वाले रेजिस्टेंस में जो करंट जा रही है, रेजिस्टेंस वाले करंट में जो भी आपकी, क्योंकि यहाँ पे आपका R आया था, क्योंकि यहाँ पे आपका R ही बच रहा था। R क्या था, ये वो वोल्टेज था, सॉरी ये वो रेजिस्टेंस था जो रेजिस्टेंस का खुद का रेजिस्टेंस था, बाकी इनका वाला तो ज़ीरो हो गया था एक दूसरे से। तो यहाँ पे जब I का मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये BR बन गया, यानी रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज की वैल्यू बन गई यहाँ पे। अब आपका कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन BS बराबर BR हो गया यहाँ पे, और VR की वैल्यू आपको पता थी कि 35 वोल्ट वहाँ क्वेश्चन में ही दी गई थी, ये वाली वैल्यू। तो आपका क्या आंसर आया, 35 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आया। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का आंसर बन के आया वो 35 वोल्ट, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक जो ट्रांजिस्टर है उसकी कलेक्टर करंट की वैल्यू आपको 10 मिली एम्पियर दी गई है, और बेस करंट की वैल्यू जो दी गई है वो 100 माइक्रो एम्पियर दी गई है, तो उसकी बीटा की वैल्यू क्या होगी।
बीटा की वैल्यू आपसे यहाँ पे क्वेश्चन की गई है। बीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि बीटा इज इक्वल टू होता है IC अपॉन IB। IC का मतलब क्या हुआ कि आई जो कलेक्टर की करंट है वो, और IB जो हो बेस की करंट। तो कलेक्टर की करंट कितनी है, 10 मिली एम्पियर में है, और जो IC यानी कि सॉरी IB यानी बेस की करंट कितनी है, 100 माइक्रो एम्पियर है। तो अब मिली एम्पियर को और माइक्रो एम्पियर को फिर से कन्वर्ट करना होगा इसमें। तो 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्योंकि मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे 100 इंटू 10⁻⁻6 क्योंकि इस माइक्रो एम्पियर को फिर से हम उसमें एम्पियर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऊपर बचेगा ये वाला एक माइनस, ये माइनस में है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 10⁻⁻2, और नीचे क्या बचेगा 10⁻⁴ इस तरीके से। तो फिर आपकी जो 10⁻⁴ जो वैल्यू थी नीचे वाली, ये ऊपर की ओर जाएगी, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁴। तो ये 10⁻⁻2 से 10⁻⁴ में से 2 जो है कम हो जाएगी, तो फिर आपका फाइनल क्या बचेगा 10⁻2, और 10⁻2 बराबर होता है आपका 100। तो यहाँ पे क्या आया आपका 100, आपका करेक्ट आंसर आया। यहाँ पे कोई भी इसकी यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये रेशियो में था, ऊपर भी एम्पियर में आ गई थी वैल्यू, नीचे भी एम्पियर में आ गई थी, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई, तो इसलिए यहाँ पे 100 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे एक जो 100 पेरकत है उसमें 16 मिली हेनरी और 25 मिली हेनरी वाली दो कुंडलियों को अन्योन युग्मित किया जाता है, यानी कि उनका म्यूचुअल कपल किया जाता है। तो उसमें उच्चतम संभव अन्योन पेरकत कितना है, इसमें पॉसिबल यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्शन आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला होता है मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि होता है आपका m बराबर √L1 मल्टीप्लाई L2। तो m बराबर क्या हो जाएगा, L1 की वैल्यू कितनी है 16 मल्टीप्लाई L2 की वैल्यू कितनी है 25, और ये रूट में हो जाएगा। तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये 25 बाहर आएगा तो ये 5 हो जाएगा। 5 और 4 को जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20, और 20 क्या होगा मिली एम्पियर सॉरी मिली हेनरी में होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू मिली हेनरी में थे, इसलिए इसका 20 ये करेक्ट आंसर बन जाता है। तो ये हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया, जिसमें 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किए। इसका पार्ट सेकंड भी आएगा जिसमें फिर से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट थर्ड आएगा जिसमें और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा पेपर 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। आप कैसे इसको पहचानेंगे, इसके लिए आपको डेट देख लेनी है कि उसमें 4 मार्च 2018 डेट डली हुई होगी।